Hello, good morning, students of class 8. This is Sudeep sir. Welcome back to the class. Today we will start a new lesson in geography, that is chapter number 7. Sorry, you can see it. That is regarding agriculture, development of agriculture in India. So agriculture मतलब हमको पता है कि that is खेती. Okay. So let's start the chapter. It's page number 101. So in this chapter we will come to know about, let me give an introduction about this chapter. In this chapter we will come to know about the agriculture before independence, after independence, what are the changes that had been taken place in agriculture, and various welfare schemes, government schemes, welfare scheme regarding agriculture, and few other details. So just look at it. Let me start from paragraph 2 directly. They are saying that paragraph 1 they are saying that India is a agricultural country, and there has been Indian in the field of agriculture after independence. We will see the changes under the government. Indian agriculture after, in this chapter we will learn about the changes in the field of Indian agriculture after independence. Under these schemes, government of India launched different programs. Now second paragraph they are saying that today agriculture plays an important role in economic growth, development. Agriculture has played an important role. Firstly, adequate amount of agriculture production should take place. पहली बात है कि एग्रीकल्चर जो है अमाउंट है, काफ़ी प्रोडक्शन होना चाहिए एग्रीकल्चर में, गेहूँ चावल और फूड ग्रेन प्रोडक्शन होना चाहिए, सो दैट रिक्वायरमेंट इफ़ द पीपल कुड बी फुलफिल्ड एंड पुअरर कैन गेट इजीली गेट द फूड. अगर वो रिक्वायरमेंट पूरा होता है कि हमारे पास काफ़ी अनाज की पैदावार हो, तो लोगों का जो ज़रूरतें है अनाज की वो फुलफिल्ड हो जाता है, एंड लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको हम कम रेट पे चावल या दूसरे नेसेसिटी थिंग्स से दे सकते हैं. सेकेंडली, दूज हु आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड शुड गेट एडुकेट इनकम फॉर देयर मनी. Second, they are telling about those are directly or indirectly related to agriculture can earn a good money out of it. So in the third paragraph they are saying before independence we know that agriculture did not play a vital role in economic development. हमारे आज़ादी के पहले एग्रीकल्चर का कोई वाइटल रोल नहीं था डेवलपमेंट में. ओके. In that development, when floods and drought occurred, very less people worked in agricultural sector. जब बाढ़ वगैरह जब होते थे तो काफ़ी कम लोग ही एग्रीकल्चर सेक्टर में तब एम्प्लॉयड थे. ड्यूरिंग ड्राफ्ट मतलब होता है सूखा. ड्यूरिंग ड्राफ्ट ब्रिटिशर्स डिड नॉट प्रोवाइड इनफ फूड फॉर द पीपल देयर, बिकॉज ऑफ विच मोस्ट पीपल यूज टू डाई अंडर द डिजीज़ एंड हंगर. तो बिफोर इंडिपेंडेंस हमारा एग्रीकल्चर कोई वाइटल रोल प्ले नहीं करता था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. व्हेन फ्लड, बाढ़ और सूखा आम बात था, ठीक है, इट्स वेरी कॉमन, एंड वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल्स आर इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर बिफोर इंडिपेंडेंस. एंड एट द टाइम ऑफ ड्राफ्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोवाइड एडुकेट फूड फॉर द पीपल, and due to this reason many people used to die due to disease and hunger before independence. मतलब सूखा या बाढ़ आने से आज़ादी के पहले कई लोग भूख से मर जाते थे या बीमारियों से मर जाते थे, क्योंकि उनका गवर्नमेंट का तब पॉलिसीज अलग टाइप के था, ब्रिटिश गवर्नमेंट. अब आगे थोड़ा सा बढ़ते, यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, एंड ऑफ जमींदारी सिस्टम, ये पूरा है. जमींदारी सिस्टम क्या था? जमींदारी सिस्टम इज ए सिस्टम जिसमें आज तो डायरेक्ट नहीं है, जिसमें जमींदार को अपॉइंट करते थे गवर्नमेंट, दैट इज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उनको एक टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स. ये वैसे ही है जैसे इजी वे में अगर देखेंगे तो जैसे पार्किंग में हम फेस्टिवल्स में पार्किंग देखते, पार्किंग लगा रहता है तो हम गाड़ी जाके लगाते हैं वहाँ पे, तो हमसे एक पैसा लेता है वो. अब वो जो पैसा लेता है वो ठेकेदार लोग लेते, और जो पैसा ठेका उसी को मिलता है जो
सरकार के पास पैसा जमा जमा करता है। तो उनका क्या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है? उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, उनका एम क्या रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ उनके पास आए पार्किंग में और वो पैसा कलेक्ट करे। उसके बाद अगर गाड़ी घूम जाता है या कुछ होता है, कोई डैमेज होता है, तो उन लोग फिर कोई ज़्यादा वो नहीं करते, जिम्मेदारी नहीं लेते। सेम थिंग विद द जमींदारी सिस्टम। ये आज का एग्जांपल लेकर के मैं आपको दिया। बोल रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स वर गुड एंड इट बिकेम इवन वर्स। फार्मर्स वर नॉट गुड, सॉरी, एंड इट बिकेम इवन वर्स। बोल रहे आज़ादी के बाद हमारे किसानों का जो वो है कंडीशन था वो अच्छा नहीं हुआ, बल्कि और ख़राब हो गया। दे यूज्ड इट टू हैव वेरी लेस एंड देयरफॉर लेस लैंड एंड देयरफॉर दे वर्कड ऑन अदर फील्ड्स। हमारे किसानों के पास बहुत कम ज़मीन थे, जिसके कारण वो दूसरे के ज़मीन पे काम करते थे। ठीक है। दे हैड टू पे लार्ज पार्ट ऑफ देयर यील्ड टू द फील्ड ओनर। उनको एक बड़ा हिस्सा जिनके खेत में काम करते थे उनको देना पड़ता था अपने प्रोडक्शन का, जिसके कारण वो पॉवर्टी में लीव करते थे और अपनी बेसिक फैमिली और अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते थे। कुल मिला के हमारे किसान आज़ादी के बाद काफ़ी गरीब थे। ठीक है। ज़मींदार क्या करते थे? ज़मींदार यूज टू हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड विच आर सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ज़मींदार जो लोग रहते थे, मतलब लैंडलॉर्ड्स, ज़मींदार मतलब ही होता है लैंडलॉर्ड्स। ठीक है। इनके पास ज़्यादातर खेत रहते थे और ये जो लैंडलॉर्ड्स रहते थे ये क्या करते थे? यूज टू सरप्रेस और इम्पोज ऑन फार्मर्स इन रूरल एरियाज। दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एंड फॉर they used to collect taxes from peasants. Therefore after independence new government of India decided to abolish this जमींदारी सिस्टम। देखिए ब्रिटिश टाइम में बेटा जो गांव के साइड में थे, रूरल एरियाज़ में खासकर, वहाँ पे ज़मींदार वही बनते थे जो काफ़ी बड़े पैसे वाले लोग रहते थे गांव में और जिनके पास काफ़ी ज़मीन रहता था। तो अंग्रेज़ लोग उनको ठेका देते थे और उनको ठेका में यही मिलता था कि आपको पैसा कलेक्ट करना है, टैक्स कलेक्ट करना है। अब उन लोग क्या करते थे? टैक्स कलेक्ट करने के लिए कई तरह से टॉर्चर करते थे किसानों को। उनसे किसी भी हाल में टैक्स कलेक्ट करते थे, चाहे वो सूखा पड़ जाए, फसल ख़राब हो जाए, बाढ़ आ जाए, उनका एक ही पर्पज़ रहता था, पैसा आपको देना पड़ेगा। तो और ये लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते थे, इनके पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी साथ रहता था, जिसके कारण इन लोग किसानों से जो थ्रू द मीन्स ऑफ वायलेंस और अदर मीन्स they used to collect the tax. But after independence this government of India decided to abolish this ज़मींदारी सिस्टम। मतलब आज़ादी के बाद सरकार ने इसको बंद कर दिया ज़मींदारी सिस्टम को। अब ज़मींदार लोग यहाँ इस पैराग्राफ में जो बोल रहा है, कुड नॉट कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द पीसेंट्स, गवर्नमेंट रिड्यूस द टैक्सेस एंड रेवेन्यू ऑन लैंड एंड deputed employees to collect it. In this manner peasants did not have to lose their sleep if they had not paid the revenue. They refused to work under the pressure in their fields. अब ये बोल रहा है कि ज़मींदारी प्रथा जब ख़त्म कर दिया गया, अब ज़मींदार लोग टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते थे, गवर्नमेंट ने टैक्स को कम किया, एग्रीकल्चरल टैक्स को, और अब गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स रहते थे, डिप्यूटेड एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स रहते थे, वही टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। जैसे आज हम लोग देखते हैं ना, हम लोग पटवारी के पास जाके टैक्स कलेक्ट देते हैं, तो सेम पटवारी के पास जाके किसान लोग टैक्स देते हैं, तो दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और इस तरह किसानों का जो कंडीशन था थोड़ा बेटर हुआ। अगर वो टैक्स नहीं भी दे पाते थे तो उनको कम से कम ऐसा नहीं कि रात का चैन छूटी, जे डिड नॉट हैव टू लूज देयर स्लीप, मतलब रात का चैन या रात का नींद नहीं उड़ जाता था, उनको टाइम मिलता है आज के ज़माने में। डी रिफ्यूज टू वर्क। ये ज़मींदारी सिस्टम को बंद किया तो किसान लोग ने क्या किया? उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया ऐसे ज़मींदार के खेतों में काम करने से। ठीक है। अब बोल रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट अमेंडेड दूज लॉज ऑल्सो इन विच ड्यूरेशन टू कीप लैंड वॉज ऑल्सो फिक्सड। इन अदर वर्ड्स इट वॉज डिसाइडेड दैट एनी पर्सन कैन कीप लैंड फॉर ए सर्टेन टाइम लिमिट। Due to these policies, Zamindar got tensed because they had to leave their hundreds of acres of land and had to distribute it to the landless peasants. बोल रहा है ये जो पैराग्राफ है इसमें एक ही चीज़ बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने लॉस को अमेंड किया, जो पुराने लॉस थे उसमें नया कानून बनाया, और इस कानून के अंतर्गत ज़मींदार लोग एक लिमिटेड पीरियड तक ही एक लैंड को रख सकते थे। मतलब ज़मींदार लोग क्या होते थे? पुश्तैनी होते थे।
बेटा आज जमींदार है, उसके पापा भी जमींदार थे, उसके दादा भी जमींदार थे, उसके पहले परदादा भी जमींदार थे। दिस टाइप ऑफ सिस्टम था उनका। तो इस चीज़ को बंद कर दिया उन गवर्नमेंट ने कि अब अगर आपको लैंड रखना तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड आपको बताना पड़ेगा, और जिसके कारण किसानों को ज़मींदारों से लैंड ले लिया गया। एक टाइम के बाद कई सारे किसान को ज़मींदार जो कई पीढ़ियों से इस तरह से गलत तरीके से लैंड पे कब्जा करके बैठे थे, उनसे सरकार ने ज़मीन वापस ले लिया, और हंड्रेड्स ऑफ लैंड्स उन्होंने लैंडलेस किसानों को दे दिया सरकार ने। जिनके पास भूमिहीन किसान थे, जिनके पास लैंड नहीं था, ऐसे किसानों को दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम दे स्केयर्ड ए सॉल्यूशन फॉर दिस दैट दे डिस्ट्रीब्यूटेड द लैंड अमॉन्ग देयर फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स। जमींदार showed government that the land was owned by many people, but in reality the whole land was in their hand and were earning from it as it was earlier used to do so। तो ज़मींदार लोग क्या चाहते थे कि उनका ज़मीन कैसे भी बचे रहे, तो उन्होंने क्या कहना चाहा किया कि हम लोग अपना ज़मीन को अपने फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स को बांट दिए। और ज़मींदार लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को ये शो कर रहे थे कि हमारा जो ज़मीन है वो हमारे ही फैमिली मेम्बर या रिलेटिव में बटा हुआ है और उसके मालिक अलग अलग है। लेकिन हकीकत यही था कि वो पूरा लैंड का जो मालिक एक ही रहता था, और उससे अर्निंग जो होता था वो एक ही आदमी के पास ही जाता था। लेकिन ये दिखाते थे आज के ज़माने में भी, जैसे दिखाते हैं ना, प्रॉपर्टी टैक्स बचाने के लिए रिलेटिव के नाम पैसा रख देते गलत वे में, अपना ब्लैक मनी को छिपाने के लिए। लेकिन हकीकत में उसका मालिक एक ही रहता है। कई लोग तो नौकर के नाम में रख देते है ना, तो ऐसे। लेकिन उसका पैसा का मालिक कौन रहता है? एक्चुअल तो वही रहता है ना जो जिसका पैसा है। तो ज़मींदार लोग भी ऐसे ही किए उस टाइम बचने के लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है, ये ज़मींदारी प्रथा का यहाँ ख़त्म हो गया कि ज़मींदारी प्रथा एक ऐसा प्रथा था जिसमें किसानों को एक्सप्लॉइट किया जाता था। और आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू बैन दिस सिस्टम एंड मैनी रूल्स वेर मेड, न्यू रूल्स वेर मेड रिगार्डिंग दैट। एंड इससे ज़मींदार हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूट देयर लैंड्स टू द लैंडलेस फार्मर्स, और इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ, लेकिन ज़मींदारों को इससे नुकसान हुआ। ठीक है, अब बोल रहे इंक्रीज इन इरिगेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। देखिए, आज़ादी के बाद हमारा देश में जो कंडीशन था एग्रीकल्चर को काफ़ी ख़राब था। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं होते थे, टैक्स तो किसान देते थे लेकिन लेस प्रोडक्शन। अगर पैदावार ही ना हो तो किसान भी कहाँ से पैसा कमाएगा? तो इसके लिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था दैट इज़ वेरी बैड रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। तो फॉर दैट रीज़न सबसे पहले हमारे गवर्नमेंट ने जो बड़े बड़े डैम्स है वो बनाने चालू किया। बोल रहा है इन बिटवीन 1950 to 66 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट ए लॉट ऑफ कैपिटल इन इरीगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। बोल रहा है 50 से लेकर 66 तक गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया इरीगेशन और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इट वॉज थॉट दैट थ्रू दिस प्लान्स प्रोडक्शन ए क्रॉप यील्डिंग विल इंक्रीज। ये माना जाता था कि ऐसे इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन फैसिलिटीज़ अगर ये प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट होते हैं तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड इलेक्ट्रिसिटी डैम्स वेर कंस्ट्रक्टेड। तो एक तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए और दूसरा टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा कर सकते हैं। तो दिस इज़ द टू रीजंस कि हमने डैम्स बनाने चालू किए। इंडिया में बहुत बड़े बड़े डैम्स आज़ादी के बाद यही 15-20 साल में ही बने थे। क्या एक तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए ताकि पानी मिल सके ठीक टाइम में, पीने का हो या एग्रीकल्चर के लिए पानी हो। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। सम ऑफ देम जैसे कि एग्जाम्पल दे आर गिविंग भाखरा नंगल डैम है इन पंजाब, दामोदर वेरी लैंड इन वेस्ट बंगाल, हीराकुद डैम इन उड़ीसा, नागार्जुन सागर इन आंध्र प्रदेश, गांधी सागर इन अगेन आंध्र प्रदेश, एंड पंडित रविशंकर रिजर्वायर इन छत्तीसगढ़। दीज आर द मेनली डैम्स कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। Due to this, productivity of irrigational land increased and rise in crop production took place. Along with this, land area for crop production was also increasing. ये जो मेजर्स थे इसके लिए दो चीज़ हुआ। एक तो
प्रोडक्टिविटी हमारा बढ़ा हमारा ड्यू टू दिस प्रोडक्टिविटी ऑफ इरिगेशन एंड लैंड इंक्रीज्ड। जो हमारा लैंड था, जो ज़मीन पे हम लोग खेती करते थे, वो खेती वाला ज़मीन हमारा ज़्यादा हो, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पे खेती कर सकते थे। दूसरा हमारा राइज इन क्रॉप प्रोडक्शन, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन बेटर हुआ, पहले से काफ़ी बेटर हुआ। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस लैंड एरिया फॉर क्रॉप प्रोडक्शन वाज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और लैंड एरिया जैसे बोल रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो नए नए ज़मीन है वो भी हमको मिलने चालू हो गए या हम यूज़ करने के काबिल हो गए। द मेन रीजन बिहाइंड दिस वाज द लैंड एरिया यूज्ड फॉर फार्मिंग वाज सराउंडेड बाय फॉरेस्ट एंड घाट्स। At that time, farming and production of field was considered to be better job, and there was rise of cultivated lands. तो बोल रहे हमारे कई सारे जो खेती वाले लैंड है, आज जो यहाँ पे हम खेती करते हैं, पहले के ज़माने में वो जंगलों से या घाट से घिरे हुए थे। लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किए, तो किसानों को लगने लगा कि फार्मिंग में अगर हम फार्मिंग करेंगे तो ये बेटर एक काम है, इससे हमको फ़ायदा मिल सकता है। और इन्होंने कल्टीवेटेड लैंड, इस तरह से हमने कल्टीवेटेड लैंड को, एरिया को बढ़ाया और वहाँ पे किसानों को जंगलों को काट के या जो लैंड अनफिट थे खेती के लिए, उनको फिट बना के किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किया और उन्होंने खेती करना चालू किया। तो ये नीचे एक फिगर है जिसमें आपको ग्राफ्स में आपको दिखा रहा है कि फिगर 1 एंड फिगर 2, इसमें दिया है टोटल एरिया ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, एंड इसमें भी सेम है। बोल रहे 1961 में जो एरिया था, इतना एरिया आपका प्रोडक्शन एरिया था, इतना ज़मीन हमारा प्रोडक्शन एरिया था। 2697 एंड 1966 में ये बढ़ के 3000 के ऊपर हो गया, 3400। ये टोटल ज़मीन है, टोटल एरिया ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। अब ये हो रहा है टोटल एरिया ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ये भी दूसरा फैक्ट है। ये बोल रहा है कौन से 61 से लेके 66 तक ये लैंड एरिया है। एंड यहाँ पे देखते ऑन लुकिंग फिगर एंड फिगर 2 ही कैन आइडेंटिफाइड इट एक्यूरेटली। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो लैंड एरिया हमारा 61 से लेके 66 तक बढ़ा है। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया लैक्स में बढ़ा है। और ये भी, ये छोटा डाटा भी दे रहे हैं, जो दोनों डाटा सेम दिखा रहा है कि इसमें भी हमारा एरिया बढ़ा है इन 5 सालों में। ठीक है, अभी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए दे रहे हैं। ये चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, एग्रीकल्चर पॉलिसीज ऑफ 66 ग्रीन रेवोल्यूशन। इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग याद रखिएगा, ये कभी भी कोई भी पूछ सकता है, कोई भी क्लासेस में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। बोल रहा है 1950 से लेके 65 तक प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इंक्रीज्ड बट इट वाज नॉट एडिक्वेट टू कोप विथ स्कैरसिटी। बोल रहा है 50 से लेके 65 तक हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ा है, लेकिन जो कमी थी कोप नहीं कर पाया, उससे तालमेल नहीं मिला सकते। मतलब इंडिया में चावल गेहूं की कमी थी, स्केर्सिटी मतलब कमी होता है। क्रॉप्स को हम फॉरेन कंट्रीज से खरीदते थे, इट वाज मैटर ऑफ प्राइस। जब भी हमको इमरजेंसी रहता था हम फॉरेन कंट्रीज से गेहूं को खरीदते थे। इन बिटवीन दिस पीरियड आवर कंट्री फेस ड्राफ्ट ट्वाइस इन 66 and 65 and 66 ड्यू टू विच प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स rise and pulses was very raised and crisis was caused and government has to import more quantity of grains। बोल रहे हमको विदेशों से पहले हम खाना खरीदते थे और इस वक्त 2 बार हमारे कंट्री के ऊपर ड्राफ्ट आया, 65 में एक बार ड्राफ्ट आया एंड 66 में एक बार सूखा पर हुआ, जिसके कारण हमारा राइस और पल्सेस मतलब दाल के प्रोडक्शन काफ़ी कम हुए और हमारे गवर्नमेंट को बाहर से पैसा देके इंपोर्ट करना पड़ा, मतलब ये सब चीज़ें को खरीदना पड़ा, फूड ग्रेन्स को खरीदना पड़ा। इट वाज चैलेंज बिफोर द गवर्नमेंट टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। न्यू पॉलिसीज वेयर दिस वाज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये हमारे गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरह हम एग्रीकल्चर को बढ़ाएं, हम प्रोडक्शन को बढ़ाए, चाहे दाल हो, चावल हो, गेहूं हो। ठीक है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट्स के राय लिए और नए नए
पॉलिसीज़ बनाए। और आपको पता होगा शायद 62 में हमारा चाइना के साथ वार हुआ, तो उस टाइम हम एक काफ़ी गरीब मुल्क थे, हम वार को हार भी गए थे। 65 में पाकिस्तान ने इसी मौके का फ़ायदा उठा के कि हमारे पास पैसा नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, तो उसने दोबारा हमला किया, पाकिस्तान ने हमला किया, और हमारे पास वार लड़ने के लिए भी पैसे नहीं थे, ना ही चावल खरीदने के लिए पैसे थे, तो हमारा कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गया था उस टाइम, इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, अब बोल रहे ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है कि हम एक ऐसा सिस्टम अपनाएं जिससे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गया, क्योंकि 1960s तक हम पूरी तरह 60s तक 65 तक हम पूरी तरह फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड हो चुके थे गेहूं चावल प्रोडक्शन के लिए। मतलब जब भी कमी होता था हम उन्हीं से खरीदते थे। अब ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट्स आर इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इम्पैक्ट क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से? अंडर दिस प्रोग्राम फॉलोइंग वर्क वॉज डन। क्या क्या किया गया? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, हाईली प्रोडक्टिव एंड हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स वर यूज। सबसे पहले हमने अच्छे क्वालिटी के सीड्स यूज़ किए, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव। हाईली प्रोडक्टिव मतलब जिससे अच्छा अनाज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और इसका क्वालिटी भी अच्छा हो, मतलब उसमें कीड़े वगैरह ना लगे पेड़ बनने के बाद, है ना, ये यूज़ किए हमने। दूसरा, मोटर पम्प्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल्स वेर टू बी यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड देयर अवेलेबिलिटी शुड बी मेड ईजी। दूसरा, हमने पंप और इलेक्ट्रिसिटी और डीजल पंप, मोटर पंप जो बिजली से चलने वाले पंप और डीजल से चलने वाले पंप को हमने खेती में लाया और उनके अवेलेबिलिटी को ईजी कराया। इसलिए आज देखते हैं अब हम ये सब पंप्स वगैरह काफ़ी कम रेट्स में मिलते ताकि किसान खरीद सके, अलग अलग कंपनियों के। ठीक है। तीसरा, टू मेक केमिकल फर्टिलाइज़र इजीली अवेलेबल। केमिकल फर्टिलाइज़र सरकार ने अपने तरफ से काफ़ी प्रोडक्शन किया और किसानों को बांटा केमिकल फर्टिलाइज़र्स, तो दुकान से भी किसान खरीदते थे और सरकार की तरफ से भी उनको राशन कोऑपरेटिव के थ्रू उनको बांटा गया। ठीक है। यूज़ ऑफ मशीन्स इन एग्रीकल्चर। चौथा, जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह इस तरह के जो मशीन्स थे, पहले के ज़माने में सिर्फ बैल के द्वारा खेती होता था, लेकिन बाद में हमने आज के ज़माने में जैसे हम ट्रैक्टर्स से खेती करते तो इस तरह के मशीन्स को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स का भी हम लोग यूज़ ज़्यादा किए। और अरेंजमेंट ऑफ मार्केट एंड गोडाउंस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, और नए नए मंडियाँ खोले। मार्केट मतलब नए नए मंडियाँ खोले, अरेंज किए कि जहाँ किसान लोग जाके अपना सामान बेच सके अनाज को। अब गोदाम के काफ़ी सारे घर बनाए, गोदाम्स आप देखते हैं ना, आपके एरिया में चावल के गोदाम है, दुर्ग में भी गोदाम है, सबसे बड़ा गोदाम तो दुर्ग में है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। अरेंजमेंट फॉर कैपिटल फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड लैंड, तो अरेंजमेंट ये भी है कि हम किसानों को खेती करने के लिए सरकार ने अरेंज किया कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू और बैंक्स के थ्रू, ताकि वो खेती के लिए पैसा ले सके। इसलिए किसान कार्ड आज देखते हैं ना, किसान कार्ड है या फिर गवर्नमेंट से लोन मिलता है किसानों को, तो फॉर दिस रीज़न ताकि किसान खेती कर सके। तो दीज आर द 7 पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको एक एक करके सबको याद रखना और याद करना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोल रहे फॉर एडवांस्ड सीड्स गुड क्वालिटी इरिगेटेड फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। द एडवांटेज ऑफ सीड्स were that they grown in short duration of period and the crops were in short in height and the yielding was high। बोल रहा है ये जो नए तरह के बीज का हम लोग उपयोग किए, इससे हमारा दो चीज़ हुआ। इरिगेशन फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का खेती लायक ज़मीन चाहिए था, और ये सीड्स का यूज़ करने का जो फ़ायदा था वो था कि पेड़ बहुत कम टाइम में दे यूज टू ग्रो। ठीक है। एंड सेकेंडली दे आर शॉर्ट इन हाइट, जिसको हम लोग इजीली तोड़ सके, और हमारा यील्डिंग भी इससे ज़्यादा होता था इन तरह के सीड्स से। क्या चीज़ होता था? पहली बात है अच्छी क्वालिटी के ज़मीन चाहिए था हमको। दूसरा, इस बीजों को लगाने से काफ़ी कम टाइम लगता था पेड़ उगने में, है ना, और ये हाइट में छोटे रहते थे और यील्डिंग वाज गुड। हाइट में छोटे रहने से हम उसको तोड़ भी इजीली सकते थे और इससे हमारा इसका यील्डिंग अच्छा रहता था, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होते थे। जैसे भिंडी लगाए, भिंडी ख़राब हो गया, बैगन जिसमें कीड़े ज़्यादा लगते हैं, ऐसे कीड़े कम लगते थे इन सीड्स पे। द अटैक ऑफ पेस्ट वाज लेस इन द अटैक्स ऑफ पेस्ट वाज लेस इन कंट्री मेड सीड्स, बट एडवांस्ड क्रॉप वर
easily attracted by this pest. Therefore, to kill this pest, pesticides were also required. So, to provide all these things at a right price, cooperative societies are established in our state, which provided capital for advanced seeds, manure, fertilizers. As per this, pesticides were not manufactured in our country, so it has to be imported from foreign countries. Slowly, with the help of machines, we started doing farming. तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे. बोल रहा जो पुराने ट्रेडिशनली हम सीड्स जो यूज़ करते थे उसमें कीड़े मकोड़े, पेट्स मतलब होते कीड़े मकोड़े का अटैक कम होता था. लेकिन ये जो नए तरह के पेट्स यूज़ करते, नए तरह के बीज यूज़ करते, इसको एक्चुअली हमने अमेरिका के हेल्प से डेवलप किया था, फॉरेन हेल्प से. लेकिन फॉरेन लोग हेल्प किए तो वो भी अपना फ़ायदा तो एक तरह से देखते ही है ना. उन्होंने इस तरह के सीड्स हमको डेवलप करके दिया जिसमें पेट्स के अटैक ज़्यादा होने लगे, मतलब कीड़े मकोड़े के लिए. जिसके कारण हमारे गवर्नमेंट को क्या चाहिए था, पेस्टिसाइड्स, इनको मारने के लिए दवाइयाँ चाहिए था कीड़ों को मारने के लिए. और उन्होंने क्या किया, तो गवर्नमेंट को अब राइट प्राइस में किसानों को दवाइयाँ भी देना था, ऐसे केमिकल्स देने थे, पेस्टिसाइड्स देने थे जिससे मर जाए पेट्स. और इन्होंने इसलिए गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी हर स्टेट्स में बनाया, हमारे छत्तीसगढ़ में भी बना, जहाँ से कैपिटल पैसा दिया गया लोगों को कि इस तरह के एडवांस सीड्स को वो खरीद सके, या फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, मैन्योर्स, ये सभी चीज़ों को वो खरीद सके. या तो सरकार उनको प्रोवाइड किया या फिर उनको पैसा दिया गया ताकि वो मार्केट से इन चीज़ों को खरीद सके. ऑल दिस पेस्टिसाइड्स वर नॉट, ये जो पेस्टिसाइड्स है, ये जो दवाइयाँ है, हमारे देश में तब नहीं बनते थे. ये सब हम फॉरेन कंट्रीज से ख़रीदते थे, तो नेचुरली इनका रेट ज़्यादा रहता था. और धीरे धीरे हमने मशीन्स के हेल्प के थ्रू धीरे धीरे हमने फार्मिंग चालू किया. ठीक है. अब बोल रहा हाउ डिड ग्रीन रेवोल्यूशन स्प्रेड इन इंडिया. ग्रीन रेवोल्यूशन पॉलिसी वॉज फर्स्ट टेकन इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड इन फ्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु एंड इट वॉज इस्टेब्लिश्ड एज ईजी डिस्ट्रिक्ट फार्मिंग प्रोग्राम. सबसे पहले इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब सीधा सीधा हमारा फूड प्रोडक्शन गेहूं का या चावल का 3 से 3 गुना तो बढ़ ही गया हमारा प्रोडक्शन. ये सबसे पहले पंजाब में हुआ, उसके बाद हरियाणा में हुआ, वेस्टर्न यूपी में हुआ जहाँ गेहूं के प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गए, और तमिलनाडु के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ. और ये डिस्ट्रिक्ट फार्मिंग प्रोग्राम के अंतर्गत इसको चलाया गया, जिला लेवल पे चलाया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. ठीक है. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज. बोल रहे फॉर एडवांस, एक मिनट, फॉर एडवांस इज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वॉज रिक्वायर्ड एंड सो एरियाज वेयर द इरीगेशन वॉज डेवलप्ड वॉज चूजन फॉर वर्किंग ऑफ दिस प्रोग्राम. बोल रहे इन बीजों के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए था हमको, तो ऐसे जगह पे ही हमने इन बीजों को लगाया और इरिगेशन किया जहाँ पे हमारे पास ऐसे फैसिलिटीज़ थे, जैसे कि पंजाब का एरिया, हरियाणा का एरिया जहाँ भाखड़ा नंगल डैम है, वहाँ से हमको पानी मिल सकता था. बोल रहे इन पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश न्यू काइंड ऑफ व्हीट वॉज ग्रोन वेयर इन इज तमिलनाडु राइस वॉज ग्रोन. पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में नए तरह के गेहूँ उगाने चालू किए और तमिलनाडु में चावल उगाने चालू किया. आफ्टर फ्यू ईयर्स द न्यू टेक्निक ऑफ फार्मिंग हैज स्प्रेड टू अदर कंट्रीज ऑफ द कंट्री. तो कुछ सालों बाद ये पूरा नया जो टेक्निक है, सिस्टम है, ये पूरे देश पे लागू कर दिया गया. अब ये पैराग्राफ को देख लेते. इन छत्तीसगढ़ ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 66 डिस्ट्रिक्ट फार्मिंग प्रोग्राम के अंतर्गत चालू किया गया. सबसे पहले ये इसके लिए रायपुर डिस्ट्रिक्ट को चुना गया. ठीक है. इसके लिए एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ बनाए गए, रायपुर में रिसर्च सेंटर बनाए गए. रायपुर में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है ना, कॉलेजेस है. यहाँ पे नए वैरायटी सीड्स को बनाया गया. और ये जो एडवांस सीड्स, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज रेट पे, सब्सिडाइज मतलब कम रेट पे, आधे रेट पे या बिल्कुल फ्री या बेहद कम रेट पे सरकार ने किसानों को बांटा. फॉर इरीगेशन, डिगिंग एंड इंस्टॉलिंग पम्प्स एंड इरीगेशन पॉलिसीज आर गिवन प्रायोरिटी. खेती करने के लिए, खेती के लिए डिगिंग करने के लिए और पंप्स वगैरह लगाने के लिए इरीगेशन के नए छत्तीसगढ़ सरकार ने नए नए पॉलिसीज़ बनाए. ड्यू टू दिस रीजन कोडार डैम एंड रविशंकर रिजर्वायर एस्टेब्लिश्ड. इसी रीजन से ये दो कोडार डैम एंड पंडित रविशंकर डैम को बनाया गया. कोऑपरेटिव सोसाइटीज वॉज एस्टेब्लिश सो दैट लोन्स टू फार्मर्स कुड बी इजीली मेड अवेलेबल इन ईजी इंस्टॉलमेंट. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को इसलिए ही बनाया गया ताकि लोन्स किसानों को मिल सके. ड्यू टू दिस फैसिलिटीज फार्मर फुल फ्लेज देमसेल्स विद रिसोर्सेज
and they could not have to go to the जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये फैसिलिटीज़ फार्मर्स से मिलने के बाद फार्मर्स के पास वो रिसोर्सेज आए, बिजली आया, पानी आया, अच्छे ज़मीन आए, अच्छे सीड्स आए, मार्केट मिला उनको, गोदाम मिला उनको। तो धीरे धीरे फार्मर्स काबिल हुए कि वो ज़मींदार की प्रथा से निकल सके, या ज़मींदार के पास अंडर में काम करने की अब उनको ज़रूरत नहीं था, या किसी मनी लेंडर्स मतलब साहूकार, या किसी साहूकार से लेके पैसा लेके वो खेती कर रहे, ऐसे भी ज़रूरत नहीं। तो वो बैंक से भी पैसा लेके या कोऑपरेटिव के थ्रू पैसा लेके खेती कर सकता था। ओके स्टूडेंट, फॉर नाउ आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। रेस्ट इन नेक्स्ट। थैंक यू।